आज की हमारी बातचीत एक जापानी रहस्य के बारे में है। मतलब एक लंबा, सेहतमंद और खुशहाल जीवन जीने का राज। हमारे हाथ लगी है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई के कुछ हिस्से। हाँ। ये किताब हमें जापान के ओकिनावा द्वीप पर ले जाती है, जहां दुनिया के कुछ सबसे लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं और उनके जीने के तरीके को समझने की कोशिश करती है। और ये सिर्फ लंबी उम्र पाने के बारे में नहीं है, ये उस एक वजह को खोजने के बारे में है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे। अच्छा। जापानी भाषा में इसी एहसास को इकिगाई कहते हैं। अगर इसका सीधा साधा मतलब निकालें तो ये है हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहने की खुशी। कमाल है। मतलब ये सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज का मामला नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने के एक पूरे नजरिए की बात है। बिल्कुल। तो चलिए इस कमाल की सोच को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ओकिनावा के लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें इतना लंबा और संतुष्ट जीवन देता है। तो सबसे पहले इसी शब्द इकिगाई को ही ठीक से समझते हैं। ये सुनने में बड़ा गहरा शब्द लगता है। हाँ, ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी जिसका मतलब है जीवन और गाई जिसका मतलब है कीमत या मूल्य। जीवन का मूल्य। हाँ, एक तरह से इकिगाई का मतलब हुआ जीवन का मूल्य या जीने की वजह। किताब कहती है कि हम सबके अंदर एक इकिगाई छिपा होता है। कुछ लोगों को वो मिल जाता है, कुछ लोग उसे खोज रहे होते हैं, लेकिन वो होता सबके अंदर है। और किताब इसे ओकिनावा से जुड़ती है, जिसे ब्लू जोन भी कहा जाता है। ये ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन दुनिया की उन जगहों को दिया गया नाम है जहाँ के लोग बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ओके। ओकिनावा उनमें से एक है और वहाँ के लोगों का पक्का मानना है कि उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा राज उनका इकिगाई ही है। कुछ आंकड़े भी हैं ना ओकिनावा के बारे में जो हैरान कर देते हैं। बिल्कुल। वहाँ हर 1 लाख लोगों में करीब 25 लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। 25? हाँ, ये दुनिया के औसत से बहुत ज्यादा है। और वहाँ एक छोटा सा गांव है ओगिमी, जिसे शतायु लोगों का गांव भी कहते हैं। अच्छा, विलेज ऑफ लॉन्जेविटी। जी, वहीं के लोगों से ही लेखकों ने जाकर बात की थी। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि जापान में रिटायरमेंट के लिए ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका मतलब हो हमेशा के लिए काम छोड़ देना। सही कहा। ये हमारी सोच से कितना अलग है। हमारे यहाँ तो लोग रिटायरमेंट के दिन गिनते हैं। बिल्कुल। वहाँ सोच ये है कि आप जो काम पसंद करते हैं उसे तब तक करते रहें जब तक आपका शरीर साथ दे। ये आपको एक मकसद देता है, आपको एक्टिव रखता है। और उनकी लंबी उम्र के पीछे सिर्फ उनका खान-पान या वहाँ का अच्छा मौसम नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी के कुछ उसूल भी हैं, जैसे इचारिबा चोदे। इचारिबा चोदे। हाँ, इसका मतलब है हर किसी से भाई जैसा बर्ताव करो, चाहे तुम उनसे पहली बार ही क्यों ना मिल रहे हो। ये अपनेपन की भावना तनाव को कम करती है। और एक योमारू का भी जिक्र है, जिसका मतलब है टीम वर्क। हाँ, एक दूसरे की मदद करना। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां लोग अकेला महसूस नहीं करते। बिल्कुल, ये सामाजिक जुड़ाव ही उनकी नींव है। ठीक है, तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। पर मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी आदतों में ऐसा क्या खास है। चलिए उनके खानपान से शुरू करते हैं। जरूर। किताब में एक बड़े ही कमाल के नियम का जिक्र है। हाँ, और वो नियम है हारा हाचीबू। हरा हाचीबू। ये एक सदियों पुरानी कहावत है जिसे वो खाने से पहले बोलते हैं। इसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक भरो। वो कभी भी पेट को ठूस-ठूस कर पूरा नहीं भरते। ये सुनना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा। हमारे यहाँ तो प्लेट पूरी साफ करो वाली संस्कृति है। सही बात है। सुपर साइज मील्स का जमाना है। ऐसे में 80% पर रुक जाना तो एक तरह की क्रांति है। बिल्कुल। ये तो खाने को लेकर अपना पूरा रिश्ता ही बदलने जैसा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक तरह की माइंडफुलनेस है। इसके पीछे विज्ञान भी है। अच्छा। जब हम थोड़ा कम खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर कम जोर पड़ता है और शरीर में सेल्यूलर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन मतलब? आसान भाषा में कहें तो इससे हमारे शरीर के सेल्स धीरे-धीरे बूढ़े होते हैं। अंदर से बॉडी यंग रहती है और वो छोटी-छोटी प्लेटों में खाते हैं, जिससे कम खाने पर भी दिमाग को संतुष्टि का सिग्नल मिल जाता है। और उनके खाने में क्या होता है? कोई जादुई चीज? कोई जादुई चीज नहीं, बस सादगी। उनके खाने में बहुत सारी सब्जियां, टोफू, शकरकंद और थोड़ी बहुत मछली होती है। वो दिन में औसतन 1800 से 1900 कैलोरी ही लेते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये 2200 से 3300 तक पहुंच जाता है। काफी फर्क है। हाँ, उनका खाना हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो हमने उनके शरीर के ईंधन की बात कर ली,
लेकिन किताब ये साफ करती है कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल। आत्मा का ईंधन तो उनके समुदाय से आता है। यहीं पर मोआई का जिक्र आता है। ये क्या है? मोआई ओकिनावा की संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। ये एक जैसे शौक या सोच वाले लोगों का एक ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मतलब एक तरह का चुना हुआ परिवार। हाँ बिल्कुल। ये किसी क्लब या कमेटी जैसा नहीं है, है ना? उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा गहरा। मोआई के सदस्य हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं। ओके। उस पैसे से वो साथ में पार्टी करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या अपना कोई शौक पूरा करते हैं। लेकिन इसका सबसे जरूरी पहलू ये है कि अगर ग्रुप में किसी को पैसों की जरूरत पड़ जाए या कोई मुश्किल आ जाए, एग्जैक्टली, ये आपको एक जबरदस्त भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा देता है। आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। आज के दौर में जहाँ लोग बड़े शहरों में इतना अकेला महसूस करते हैं, वहाँ ये मोआई का आइडिया बहुत ताकतवर लगता है। बहुत। तो तन और समाज दोनों की सेहत का ध्यान हो गया। अब मन की बात करते हैं। किताब में कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। बिल्कुल। दिमाग को भी कसरत की जरूरत होती है, उसे चुनौती देना जरूरी है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी नई जगह जाते हैं तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन अगर हम रोज एक ही जैसा काम एक ही ढर्रे पर करते रहें तो दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। वो सोचना कम कर देता है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लोगों से बातचीत करना, कोई नई चीज सीखना, ये सब दिमाग को जवान बनाए रखता है। और तनाव का क्या? स्ट्रेस को तो आज के जमाने का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये लंबी उम्र को कैसे प्रभावित करता है? लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। किताब में इसका एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है। अच्छा। हमारे डीएनए के सिरों पर एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जिसे टेलोमरेज कहते हैं। ओके, टेलोमरेज। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए आपके जूते के फीतों के आखिर में जो प्लास्टिक का छोटा सा हिस्सा होता है ना। हाँ, जो फीते को खुलने से बचाता है। बस टेलोमरेज हमारे डीएनए के लिए वही काम करते हैं। वो उसे सुरक्षित रखते हैं। अब जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, यानी लंबे समय तक चलने वाला तनाव, वो ऐसा है जैसे आप लगातार अपने जूते जमीन पर घिस रहे हों। तो धीरे धीरे वो प्लास्टिक कैप घिसकर खत्म हो जाती है और फीता खुलने लगता है। उसी तरह तनाव हमारे टेलोमरेज को छोटा कर देता है, जिससे हमारा डीएनए कमजोर पड़ने लगता है और हमारे सेल्स तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है। मतलब तनाव सचमुच हमारी उम्र बढ़ा रहा है। बिल्कुल। किताब में आज के इंसान के तनाव की तुलना गुफा में रहने वाले इंसान से भी की गई है। हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। गुफा में रहने वाला इंसान तब तनाव में आता था जब सचमुच कोई खतरा सामने हो, जैसे कोई जंगली जानवर। सही बात है। खतरा टलते ही उसका शरीर वापस नॉर्मल हो जाता था। लेकिन आज का इंसान, वो अपने बॉस के एक ईमेल से, फोन की एक पिंग से भी उसी स्तर का तनाव महसूस करता है, जिससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन लगातार बहते रहते हैं। हाँ, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन, जो शरीर को हर वक्त एक इमरजेंसी की हालत में रखते हैं। लेकिन इसमें एक और मजेदार बात यह है कि थोड़ा बहुत तनाव जरूरी भी है। हाँ, डॉक्टर हॉवर्ड एस फ्रीडमैन की एक स्टडी बताती है कि जो लोग अपने काम को लेकर थोड़ा तनाव लेते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा जीते हैं जो एकदम आराम की जिंदगी चुनते हैं। अच्छा। जी, ये हल्का तनाव उन्हें एक्टिव रखता है, उन्हें सेहतमंद आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चुनौती से भागना हल नहीं है, बस उसे मैनेज करना सीखना है। ये सारी बातें घूम फिर कर एक ही जगह आ रहे हैं, जिंदगी में एक मकसद का होना, एक उद्देश्य। इसी सिलसिले में किताब में विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का जिक्र है। ये क्या चीज है? लोगोथेरेपी एक तरह की साइकोथेरेपी है जो लोगों को उनकी जिंदगी का मकसद खोजने में मदद करती है। विक्टर फ्रैंकल खुद नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदी रह चुके थे। उन्होंने वहां मौत को बहुत करीब से देखा और महसूस किया कि जो लोग बच पाए उनमें एक बात कॉमन थी, उनके पास जीने की कोई ना कोई वजह थी। उनका एक मशहूर कोट है, जिस इंसान के पास जीने के लिए कोई क्यों होता है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। वाह। लोगोथेरेपी उसी क्यों को खोजने में मदद करती है। और एक और जापानीज थेरेपी, मोरिता थेरेपी का भी जिक्र है। ये लोगोथेरेपी से कैसे अलग है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये वाकई में एक अहम फर्क है। मोरिता थेरेपी आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने या बदलने की कोशिश नहीं करती। वो कहती है अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। स्वीकार करो। हाँ, अगर आपको चिंता हो रही है तो उस भावना से लड़ो मत, उसे महसूस करो।
इस थेरेपी का मानना है कि हमारी भावनाएं हमारे कामों से बदलती हैं, न कि सोचने से। अच्छा, तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूँ, मान लीजिए मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं बहुत आलस महसूस कर रहा हूँ, तो लोगोथेरेपी शायद मुझे मेरे बड़े मकसद की याद दिलाएगी ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। लेकिन मुरीता थेरेपी कहेगी मोटिवेशन को भूल जाओ, सेम, बस ये मानो कि तुम आलस महसूस कर रहे हो और जाकर सिर्फ एक बर्तन धो लो। वो एक बर्तन धोने का काम अपने आप आगे का रास्ता बनाएगा। क्या ये सही तरीका है इसे समझने का? ये एकदम परफेक्ट तरीका है। मुरीता थेरेपी का मूल मंत्र ही यही है, अभी हमें क्या करना चाहिए। वो आपका ध्यान आपकी भावनाओं से हटाकर आपके काम पर ले आती है और धीरे धीरे काम करते करते आपको अपना मकसद मिल जाता है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही आकर्षक आइडिया है फ्लो की अवस्था का। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा किताब का। मेरा भी। ये फ्लो क्या है? फ्लो वो जादुई मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। अच्छा। मनोवैज्ञानिक मिहाली क्सिंटमिहाली इसे सर्वोत्तम अनुभव या ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहते हैं। आपने भी कभी न कभी इसे महसूस किया होगा, शायद कुछ लिखते हुए, कोई म्यूजिक बजाते हुए या बागवानी करते हुए। हाँ। उस पल में आपका अहंकार जैसे घुल जाता है और आप और आपका काम एक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये दुनिया के सबसे संतुष्टि देने वाले अनुभवों में से एक होता है। तो सवाल यह है कि इस फ्लो की अवस्था को पाया कैसे जाए? क्या इसके कुछ तरीके हैं? हाँ, किताब में 3 रणनीतियां बताई गई हैं। पहली, एक ऐसा काम चुने जो थोड़ा मुश्किल हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मतलब वो आपकी काबिलियत से थोड़ा सा ही ऊपर हो ताकि वो एक चुनौती जैसा लगे। अगर काम बहुत आसान होगा तो आप बोर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो आप चिंतित हो जाएंगे। सही है, वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है। और दूसरा है एक साफ और ठोस लक्ष्य रखना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, काम करते वक्त उस लक्ष्य के बारे में सोचना नहीं है, बस प्रोसेस पर ध्यान देना है। बिल्कुल, बस प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर ध्यान देना है। मंजिल की चिंता किए बिना सफर का मजा लेना है। और तीसरा तो शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल है, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग एक धोखा है। रिसर्च बताती है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को 60% तक कम कर देता है और हमें किसी भी काम में पूरी तरह डूबने यानी फ्लो में जाने से रोकता है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ठीक से फोकस करने के लिए बना है। जापान में इसके बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं, जैसे ताकुमी। हाँ, वो कुशल कारीगर जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही हुनर को निखारने में लगा देते हैं। या फिर मशहूर सुशी शेफ ज़ीरो ओनो और एनिमेटर हयाओ मियाज़ाकी। ये लोग अपने काम में खो जाते हैं। सही। हाँ, और ये सिर्फ महान कलाकारों या कारीगरों के लिए नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी माइक्रोफ्लो खोज सकते हैं। माइक्रोफ्लो? जैसे बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो हर रात बर्तन धोते हैं और उसे एक पहेली की तरह देखते हैं कि सबसे बेहतर और तेज तरीके से ये काम कैसे किया जा सकता है। अच्छा। ये एक मामूली से काम को भी ध्यान और आनंद का जरिया बना देता है। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां लेखक खुद उगिमी गांव गए और वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से मिले। उनकी बातों से क्या निचोड़ निकला, क्या राज बताए उन्होंने? उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, बस जिंदगी की बहुत ही सरल और गहरी बातें कहीं। 5 मुख्य बातें सामने आई। पहली, और शायद हम सबके लिए सबसे मुश्किल, चिंता मत करो। कहना आसान है, करना मुश्किल। क्या उन्होंने इसका कोई तरीका भी बताया? उनका तरीका था, अपने दिल को जवान रखो, चेहरे पर मुस्कान रखो और बाहर जाकर लोगों से मिलो। अच्छा। उनका कहना था कि घर में अकेले बैठकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अपने दोस्तों से मिलो, बातें करो, चिंता अपने आप चली जाएगी। ये बात उनके समुदाय वाले आइडिया से जुड़ती है। और दूसरी सीख क्या थी? दूसरी सीख थी, अच्छी आदतें डालो। जल्दी उठना, अपने बगीचे में काम करना, रोज थोड़ी कसरत करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां जिन 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से बात की गई, उन सबका अपना एक छोटा सा सब्जियों का बगीचा था। वो काम उन्हें एक्टिव रखता था। वाह। और दोस्ती के बारे में? वो उनकी तीसरी और सबसे जरूरी सीख थी। दोस्ती को हर दिन सींचो। जब उनसे उनका इकिगाई पूछा गया तो ज्यादातर लोगों का जवाब कोई काम या करियर नहीं था। तो क्या था? बल्कि अपने दोस्तों के साथ गपशप करना, चाय पीना, यही उनका सबसे बड़ा इकिगाई था। ये कितना सुंदर है। हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अक्सर इसी चीज को सबसे पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। चौथी सीख क्या थी? जल्दबाजी के बिना जियो।
धीरे चलो और जिंदगी का आनंद लो। उनकी एक कहावत है, धीरे चलो तो दूर तक जाओगे। वो हर काम आराम से तसल्ली से करते हैं। और आखिरी सीख? आशावादी बनो, हर दिन का स्वागत करो, हंसो और जिंदगी का मजा लो। उनका मानना था कि हंसना सबसे जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें ही उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज थीं। ओगिमी के सीनियर सिटीजन क्लब की एक घोषणा भी है जो बहुत प्रेरणा देती है। 80 की उम्र में मैं अभी भी एक बच्चा हूं, जब मैं 90 में तुमसे मिलने आऊं तो मुझे 100 तक इंतजार करने के लिए भेज देना। है ना कमाल? ये दिखाता है कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। आज की ये पूरी बातचीत हमें यही याद दिलाती है कि एक लंबा और खुशहाल जीवन सिर्फ सही खाने और कसरत करने से नहीं मिलता। उसके लिए एक मकसद, एक मजबूत समुदाय और जिंदगी को देखने का एक सकारात्मक नजरिया भी उतना ही जरूरी है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मंजिल से ज्यादा सफर का आनंद लेना सीखना होगा। जैसा कि किताब में कहा गया है, खुशी कुछ करने में है, उसे हासिल करने में नहीं। सही बात है। शायद आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमें बड़े बड़े लक्ष्यों से ज्यादा अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुष्ठानों मतलब रिचुअल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे रोज के जीवन में वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम एक अनुष्ठान में बदलकर फ्लो की स्थिति पा सकते हैं और शायद अपने इकिगाई के थोड़ा और करीब पहुंच सकते हैं।